बच्चों, पाठ 6 हम पढ़ रहे थे। पाठ 6 में जब छोटू के बारे में एक कहानी जो है, जो कि छोटू चाय ला, ऐसा कहानी का नाम है, शीर्षक है। जो एक छोटू जो ढाबे पे काम करता था और उसने अपना घर छोड़कर भाग गया। वो क्यों? क्योंकि वो उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। स्कूल में से वो सीधा भाग करके ढाबे पे चला आया था और वहां पर जो ढाबे का मालिक था उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था। उसको न समय पर खाना देता था, न सोने को मिलता था, उसे झूठे बर्तन साफ कराता था। तो ये सब दशा, उसकी मनोदशा बहुत खराब हो गई थी, उसकी स्थिति बहुत खराब थी। वो बस सुखद सपने ही देखने में रहता था। वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो काम करना पड़ता था। तो एक बार उसने सोच लिया, रात में उसको नींद नहीं आई, उसने सोच लिया कि मैं अपने घर वापस लौट जाऊंगा और मैं अपनी माँ की बात मानूंगा, पिताजी की बात मानूंगा। उसके पिताजी थोड़े कड़क स्वभाव के थे, थोड़ा उसको डांटते जरूर थे, बट उनको छोड़ करके उसको भाग करके नहीं आना चाहिए था। अब उसके मन में ये विचार आ गया था कि अब मैं सबकी बात सुनूंगा, घर की जिम्मेदारियां निभाऊंगा, स्कूल की जिम्मेदारियां निभाऊंगा। इस वजह से अब वो घर वापस लौट गया, अपने गांव वापस लौट गया। तो इस कहानी में जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अब करेंगे, हल करेंगे। और प्रश्न उत्तर के साथ साथ भाषा के संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी हल करेंगे। तो पहला प्रश्नों के उत्तर हम लिखते हैं। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, छोटू ढाबे पर किस कारण चला आया था? छोटू किस कारण ढाबे से पर चला आया था? छोटू अपने मनस्थिति के साथ वो ढाबे पे स्कूल जा रहा था। स्कूल न जाने की वजह से पिताजी से डांट खाया था, चाटा खाया था, उसकी वजह से वो वहां से भाग गया था। तो इस तरह आप लिखो कि स्कूल न जाने पर पिताजी द्वारा चाटा खाने पर, मतलब मारा था उन्होंने, छोटू भागकर ढाबे पर चला गया था। छोटू भागकर ढाबे पर चला गया था। स्कूल उसको नहीं जाना था। स्कूल नहीं जाने की वजह से उसने पिताजी से डांट खाई, पिताजी ने मारा उसको। पिताजी ने मारा, उसके बाद वो छोड़ करके ढाबे पर चला आया था, भाग करके। दूसरा प्रश्न, ढाबे पर काम करते करते थकावट के कारण छोटू की कैसी हालत हो जाती थी? छोटू की कैसी हालत हो जाती थी? तो छोटू का ढाबे पर काम करते करते थकावट के कारण छोटू की बुरी हालत हो जाती थी। ढाबे पर काम करते करते
थकावट के कारण छोटू की बुरी हालत हो जाती थी। बुरी हालत हो जाती थी। बेचारा दिन भर काम करता था और रात को 11 बजे तक 12 बजे तक वो सब सफाई दफाई जूठे बर्तन साफ करके उसके बाद सोने को उसको मिलता था। बेचारे की हालत बहुत बुरी हो जाती थी। तीसरा प्रश्न है, किन विचारों ने बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू को क्या हुआ था? बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू को क्या हुआ था? तो जब वो बच्चों को स्कूल जाते हुए देखता था तो उसको सुखद सपनों में खो जाता था। उसको बहुत अच्छा लगता था देखना कि वो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उसके सामने, क्योंकि वो भी पहले स्कूल जाता था लेकिन पहले उसका मन नहीं लगता था और अब उसको स्कूल जाने का मन होता है तो वो जा नहीं सकता था क्योंकि वो भागकर चला आया था। तो इसका उत्तर लिखिए। बच्चों को स्कूल जाते देखकर छोटू को रह रहकर अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था। अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था कि उसने क्या गलती की थी कि वो भी पहले स्कूल जाता था, वो स्कूल छोड़ करके भाग गया था। तो उसको बहुत अफसोस हो रहा था, बहुत पछतावा हो रहा था कि काश मैंने स्कूल छोड़कर ना भागा होता तो मैं यहाँ ढाबे पर काम ना कर रहा होता। उसको अंदर से बहुत ही खराब लग रहा था। अब प्रश्न चौथा हम ऊपर करते हैं। प्रश्न 4, किन विचारों ने किन विचारों ने छोटू को घर वापस आने पर मजबूर किया या विवश किया? किन विचारों ने छोटू को घर वापस लौटने घर वापस लौटने पर विवश किया? तो उत्तर लिखिए। छोटू को ने सोचा कि किसी कि मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। छोटू ने सोचा कि मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होगा। उसके पिताजी थोड़े बोलने से कड़वे थे, बोलने से, और छोटे भाई बहन छोटे छोटे भाई बहन
उससे कितना प्रेम करते थे, उससे कितना प्रेम करते थे। उसके पिताजी थोड़े कड़े स्वभाव के थे। थोड़े कड़े स्वभाव के थे, परंतु घर छोड़कर मुझे उन्हें भागना नहीं चाहिए था। फिर भी वे सिर्फ फिर भी वे उससे प्रेम करते थे। इन्हीं विचारों ने छोटू को घर वापस लौटने को विवश किया। इन्हीं विचारों ने छोटू को घर लौटने पर विवश किया। तो क्या प्रश्न था कि छोटू को किन विचारों ने घर लौटने पर विवश किया? तो छोटू ने सोचा कि उसकी माँ का बुरा हाल हो रहा होगा रो रो करके। उसके छोटे भाई बहन उसे बहुत प्रेम करते थे। उसके पिताजी थोड़े बुरे थे, थोड़े कड़े थे, लेकिन फिर भी उससे प्रेम तो करते ही थे। तो इन्हीं विचारों ने छोटू को उसके घर वापस लौटने पर विवश किया था। अब हम भाषा बोध का प्रश्न करते हैं। भाषा बोध का प्रश्न, जिसमें कि देखते हैं कि क्या आता है प्रश्न। भाषा बोध में निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलना, लिंग निर्णय करना है। लिंग निर्णय बताना मतलब लिंग बताना है कि कौन उस शब्द में कौन सा लिंग है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लिंग क्या होता है। लिंग की परिभाषा। किसी भी अगर हम कोई शब्द से किसी भी शब्द से जब स्त्री जाति या पुरुष जाति दो जातियों का बोध होता है तो उसे लिंग कहते हैं। एक स्त्रीलिंग होता है और एक पुल्लिंग होता है। तो देखते हैं, जब किसी भी शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कहते हैं कोई भी दो तरह के लिंग होते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला है स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। लिंग के प्रकार में दो प्रकार के हैं, पहला है स्त्रीलिंग और स्त्री जाति को जो प्रदर्शित कर रहा है वो, और एक है पुल्लिंग जो पुरुष जाति को दिखाता है। स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए और पुल्लिंग किस जाति के लिए? पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे कि लड़की, बुढ़िया, या फिर रोटी, या फिर जिसमें बड़ी की मात्रा वाले शब्द आ रहे हैं जैसे स्त्री जाति उसको बोलेंगे तितली, इमली, ये सब स्त्री जाति का बोध कराता है। और पुल्लिंग में आ की मात्रा आता है, घोड़ा, राजा, धोबी, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। जैसे पुरुष जाति में आ जाता है पुल्लिंग में घोड़ा, धोबी,
नौकर, इस तरह से बूढ़ी, बूढ़ा, राजा, ये सारे पुल्लिंग पुरुष जाति के लिए, इसलिए ये पुल्लिंग है, पुरुष जाति के लिए संबोधित हो रहा है ये शब्द। अब स्त्री जाति के लिए कौन सा संबोधित होता है? बुढ़िया, लुटिया, रानी, गुड़िया, इस प्रकार ये नदी, तितली, ये सारी चीजें स्त्री जाति के लिए ये सारे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ये स्त्रीलिंग का होता है। तो लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग स्त्री जाति के लिए होता है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है। तो अब हम कुछ शब्दों के लिंग निर्धारण करते हैं, जिसमें इस जो कि इस पाठ में आया हुआ है। लिंग निर्णय कीजिए। लिंग निर्णय, चलिए देखते हैं कौन सा इसमें है। पहले नंबर पे आता है इसी भाषा बोध में रात। रात का लिंग निर्णय करना है। दूसरा है छोटू, फिर है केतली, ये तीन हुए। इसमें और है चौथा, यहां मैं लिख रही हूं ढाबा, फिर आता है रजाई और केतली। तो छठा वो है चाय, चाय। तो इनमें से हमें लिंग निर्धारण करके उनके लिंग को उनके सामने लिखना है। तो पहला रात है, तो रात हो गई है, तो ये रात जब बोलते हैं तो ये हो जाता है पुल्लिंग शब्द, क्योंकि ये पुरुष जाति के संबोधित करता है। छोटू, ये भी लड़का है, इसलिए ये पुल्लिंग है क्योंकि ये पुरुष जाति को संबोधित करता है। केतली, केतली, चाय की केतली, तो ये हो जाती है स्त्रीलिंग, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है और स्त्री जाति को ये उस तरह से संबोधित हो रहा है। केतली स्त्रीलिंग है। ढाबा, आ की मात्रा आता है तो ये पुल्लिंग है। फिर है रजाई, तो रजाई स्त्रीलिंग में है क्योंकि बड़ी की मात्रा बाद में आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग में आता है। और फिर चाय भी स्त्रीलिंग में आती है, चाय पी लिया, तो चाय पीना यानी कि ये स्त्रीलिंग का शब्द हुआ। तो इस तरह ये लिंग निर्णय हुआ है कि रात का पुल्लिंग है, छोटू का पुल्लिंग, केतली स्त्रीलिंग में आता है, ढाबा पुल्लिंग में, रजाई स्त्रीलिंग में और चाय भी स्त्रीलिंग में आती है। इस प्रकार लिंग निर्णय इस भाषा बोध का हुआ। अब दूसरा है सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। ख नंबर का प्रश्न है, तो देखिए पहले इसमें ख नंबर के प्रश्न में हमें क्या करना है, विशेषण छांटना है। तो पहले हम विशेषण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं, फिर इसके विशेषण को निर्धारण करते हैं, विशेषण छांटते हैं। अब देखते हैं कि विशेषण क्या होता है, विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण, ये चीज आपको पता होगा, कभी भी किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो होते हैं उसकी कुछ विशेषताएं अगर होती हैं, वो शब्द अगर विशेषताएं उसकी कोई बताई जा रही है तो उसको विशेषण कहते हैं। जैसे यह कक्षा कितना सुंदर है, तो सुंदर विशेषता हुई। यह आम मीठे हैं, तो आम का मीठा होना उसकी विशेषता है, तो वो विशेषण हुआ। उसी तरह कि यह लड़का कितना गोरा है, तो गोरा लड़का, गोरा क्या हुआ, विशेषण हुआ। तितली बहुत सुंदर है, तितली के पंख रंग बिरंगे हैं, तो पंख रंग बिरंगे, रंग बिरंगे विशेषण, सुंदर रंग विशेषण। तो इस प्रकार विशेषण वो चीज है कि जो चीज संज्ञा या सर्वनाम किसी भी चीज का विशेषता बताती है, उनको विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रकार कितने होते हैं, विशेषण गुणवाचक होती है, संख्यावाचक विशेषण होती है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, इस तरह करके विशेषण भी बहुत तरह के होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं विशेषण की परिभाषा।
विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या शब्द सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा शब्द में पहले है राधा सुंदर लड़की है, तो इसमें राधा क्या है? संज्ञा है, संज्ञा है। और सुंदर क्या हुआ? तो विशेषण हुआ। यानी राधा क्या विशेषता है कि वो सुंदर है, तो सुंदर शब्द क्या हुआ? ये विशेषण हो जाता है। तो इस प्रकार ये संज्ञा की विशेषता बताया है सुंदरता, राधा की विशेषता है सुंदरता, तो ये हो गया विशेषण। दूसरा शब्द अगर आता है तो देखते हैं, इसमें सर्वनाम शब्द है, उसमें क्या विशेषण आ रहा है? यह बगीचा खूबसूरत है, यह बगीचा खूबसूरत है। तो बगीचा किस प्रकार का है? खूबसूरत, यानी ये उसकी विशेषता बता रहा है, खूबसूरत, तो ये है विशेषण। लेकिन यह क्या है? यह इसमें सर्वनाम है। जैसा कि मैंने बताया कि विशेषण उन्हें कहते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो ये संज्ञा, नाम, नाम को संज्ञा बोलते हैं और जो नाम की जगह प्रयोग होते हैं उनको सर्वनाम बोलते हैं। इसलिए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इस प्रकार ये सिद्ध हुआ कि राधा सुंदर लड़की है में राधा संज्ञा हुआ और सुंदर उसकी विशेषता यानी विशेषण हुआ। उसी प्रकार यह बगीचा खूबसूरत है में यह क्या हो गया? सर्वनाम, और उसकी विशेषता, बगीचे की विशेषता बता रहा है कि वह खूबसूरत बगीचा है, तो विशेषण खूबसूरती हुई। तो इस प्रकार विशेषण वो है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस पाठ में जो विशेषण है उसमें देखते हैं कौन सा विशेषण शब्द आया हुआ है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है, मतलब सही विशेषण वाले शब्दों के सामने होगा सही का चिन्ह। तो देखते हैं कौन सा विशेषण शब्द है, उसके सामने हमें सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। पहला है आज मेले में बहुत बड़ी भीड़ थी, इस वाक्य में विशेषण कौन सी चीज है? आज मेले में बड़ी भीड़ थी। ये जो वाक्य है इसमें हमें विशेषण ढूंढना है। तो इस वाक्य में विशेषण है कौन सा? 3 ऑप्शन इसमें आएंगे, उसमें से हमें एक पर टिक सही का निशान लगाना है। तो पहला है मेला, आज, फिर बड़ी, और तीसरा है भीड़। इन तीनों में देखना है कि कौन सा विशेषण शब्द है। तो देखिए इसमें बड़ी भीड़, भीड़ किस प्रकार थी? बड़ी थी, बहुत ज्यादा थी, तो विशेषता भीड़ की है कि वो बहुत बड़ी है, यानी ये बड़ी, बड़ी क्या हुआ? विशेषण हुआ, तो विशेषण ये है। तो इस वाक्य में बड़ी विशेषण शब्द है, तो बड़ी के सामने सही का चिन्ह लगाते हैं, बड़ी। अब दूसरा प्रश्न क्या आता है? उसने सेब खाया,
उसने सेब खाया। ये जो शब्द है इसमें क्रियापद ढूंढना है। इस वाक्य में क्रियापद है। क्रिया मतलब होता है कर्म, काम। इस वाक्य में क्रियापद है। उसने सेब खाया, इसमें कौन सा क्रिया है? तो उसने, पहला नंबर पे उसने, तो इसको बोलेंगे सर्वनाम शब्द, क्योंकि इसमें नाम नहीं है। दूसरा उसने लिखा हुआ है। दूसरा है सेब। सेब क्या हुआ इसमें? सेब हो गया संज्ञा। नाम है किस चीज का? ये फल का नाम, इसलिए ये हो गया संज्ञा। और तीसरा है खाया। तो खाया क्या हो गया? खाया हो गया क्रिया शब्द। क्रिया क्या हुआ? खाया। खाना हमारा क्रिया। तो इसमें हम सर्कल करते हैं। क्रिया क्या होती है ये शॉर्ट में मैं बता देती हूँ। क्रिया, जब किसी भी वस्तु से, किसी भी शब्द से किसी भी काम का करना, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, काम का होना या करना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। हमेशा काम करने वाले जगहों पर, जब काम, जहाँ पे कोई शब्द है, वाक्य है, वहां पर कुछ काम, जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं गाना गा रहा हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, मोर नाच रहा है, ये सारी चीजें क्रिया है। नाचना क्या हुआ? क्रिया हो गया। पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। खेलना क्रिया। तो क्रिया शब्द है, जब काम का हो रहा है, काम हो रहा है, उसको क्रिया कहते हैं। तो देखते हैं कौन सा क्रिया किसे कहते हैं। जब किसी शब्द से काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। वो शब्द क्रिया कहलाती है या उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक सकर्मक क्रिया और दूसरा अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? जब हम कोई काम कर रहे हैं तो वो कर्म के साथ उसमें काम का होना पाया जा रहा है। जैसे कोई काम हो रहा है तो वो हम कर रहे हैं इसलिए हो रहा है। लेकिन अकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें हम काम अपने आप हो रहा है, मतलब उसको हमको करना नहीं पड़ता, वो अपने आप होता है। जैसे बालक सो रहा है या बालक सोता है, तो सोना कोई काम नहीं है, तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। और सकर्मक किसको कहते हैं? यानी कि बच्चे पढ़ रहे हैं। पढ़ना, वो अपने से पढ़ना पड़ता है तो बच्चे पढ़ रहे हैं। कोई काम करना पड़ रहा है तो वो सकर्मक, और अपने आप हो रहा है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्रिया का मैं उदाहरण देती हूँ। जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, मोर नाच रहे हैं या मोर नाच रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, मैं फल खा रहा हूँ, अध्यापक पढ़ा रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। तो ये जो रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बाद में क्या है? ये पढ़ना, इसमें क्रिया हो गई। तो पढ़ रहे हैं ये हो गया क्रिया। मोर नाच रहा है, मोर का नाचना क्या हो गया? नाच रहा है, ये भी क्रिया। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ना क्या हो गया? दौड़ना भी उसका क्रिया हो गया। मैं फल खा रहा हूँ, तो फल का खाना भी एक प्रकार की क्रिया है। खा रहा हूँ, खाना भी क्रिया हो गई। और अध्यापक पढ़ा रहे हैं, तो अध्यापक पढ़ाना, अध्यापक का पढ़ाना ये क्रिया हो गई। पढ़ा रहे हैं क्रिया शब्द हो गया। तो जब किसी भी शब्द से काम का करना, होना, करना या होना पाया जाता है, जब काम कर रहे हैं उसको करना, और हो रहा है काम, वो
होना पाया जा रहा है क्रिया शब्द, उसी को कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द, ये जो पाठ है छोटू चाय ला, उसमें काम, छोटू का काम क्या है? छोटू का काम है एक जगह से दूसरी जगह पे चाय पहुंचाना। जो भी ग्राहक उसकी दुकान पर आते हैं उसको वो चाय पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जो ढाबे का मालिक है उसके साथ बुरा बर्ताव करता है, उसको ठीक से रखता नहीं है, उसको समय पे खाना नहीं देता है। बहुत चीजें ऐसी हैं जो कि उसको ना चाहते हुए भी छोटू को करनी पड़ती है उस ढाबे पे रहते रहते। और अगर वो अपने घर से नहीं भागता तो वो क्या करता? वो अभी तक अपने घर पे रह करके मस्ती से पढ़ाई कर रहा होता, खेल रहा होता, अच्छी अच्छी चीजें खा रहा होता, किताबें पढ़ रहा होता, तो कहीं घूम रहा होता। तो अपनी थोड़े दिन की देर की परेशानी अगर वो सह लेता, अगर वो जो भी उसको परेशानी थी वो थोड़ी देर की परेशानी सह लेता, तो उसको बाद में ये सारी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। अगर वो छोड़कर नहीं भागा होता तो वो अब तक अपने घर में होता, उसको कोई परेशानी नहीं हो रही होती। तो छोटू चायला से यही सबक आप लोगों को सीखना चाहिए कि हमें हमेशा हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, और कोई तकलीफ हो, कोई परेशानी हो तो उनसे बात करनी चाहिए, डिस्कस करनी चाहिए। ये नहीं कि घर छोड़ करके भाग जाए। तो इस प्रकार छोटू का जो हालत हुई वो किसी भी का भी ना हो, इस वजह से आपको बहुत ध्यान से, संयम से काम लेना चाहिए, धैर्य पूर्वक रहना चाहिए। तो ये जो भाषा बोध था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा? तो भाषा बोध में हमने पहले सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाने का पढ़ा, जिसमें था कि विशेषण। तो विशेषण किसी को कहते हैं? मैंने आपको बताया कि जब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। और इसमें विशेषण में क्या क्या था? आज मेले में बड़ी भीड़ है, तो इसमें आज नहीं होकर के बड़ी, बड़ी क्या है? विशेषण है, क्योंकि वो भीड़ की विशेषता बता रहा है, इसलिए वो विशेषण हुआ। फिर है उसने सेब खाया, इस में क्रिया शब्द कौन है? तो क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वह होता है जो संज्ञा या सर्वनाम, सॉरी, जो कि शब्दों में जब कार्य का करना या होना पाया जाता है, किसी भी शब्दों में कार्य का करना या होना पाया जा रहा है तो उसे क्रिया शब्द कहते हैं। तो उसने सेब खाया में क्रिया कौन सी होती है? खाना ही क्रिया है, खाया क्रिया शब्द होती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा क्रिया शब्द और विशेषण, क्रिया और विशेषण। आपने पहले के कक्षा में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में जाना होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा 3 प्रकार की होती। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि दशाओं के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जब किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को जो शब्द संबोधित कर रहे हो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, व्यक्ति विशेष के बारे में, वस्तु विशेष या विशेष स्थान। और उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक जब किसी भी संज्ञा शब्दों से किसी भी दशा, वस्तु की दशा, मनोदशा, किसी के भाव प्रकट कर रहा हो वो शब्द, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गरीबी, बुढ़ापा, परेशान, थकान, ये चीजें भाव प्रकट कर रही है, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और जातिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जब किसी भी शब्द से पूरे प्राणी का, जाति, पूरी जाति का बोध होता है, प्राणी जाति का बोध होता है, किसी भी विशेष जाति का बोध हो रहा है तो उसे संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जानवरों का जाति हुआ, फिर उसमें माता पिता हुआ, फिर उसमें भाई बहन हुआ, एक प्रकार की विशेष जाति का बोध हो रहा है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। तो इस प्रकार हमने संज्ञा शब्द सीखा। सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्रिया जिस संज्ञा सर्वनाम में जिन शब्दों में कार्य का करना या होना पाया जा रहा है उसे क्रिया कहते हैं। विशेषण जब संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है तो उसे विशेषण कहते हैं। इस प्रकार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के बारे में हमने पढ़ा। ये था पाठ 6 जिसका नाम था छोटू चाय ला।